जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने जो यूट्यूब चैनल पे जो सीरीज चल रही है 60 कैप्सूल्स की, उसमें आज हम लेके आए हैं दलहनी फसलें यानी पल्सेस क्रॉप। अपन ने क्या है कि एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है वो लगभग अपन ने 9th कैप्सूल तक अपने जो पिछले पढ़ाया है, उसमें अपन जो क्रॉप्स के अलावा जो सिलेबस है एग्रोनॉमी का वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने पास ओनली बचा है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में आप आज पहला पढ़ेंगे दलहनी फसलें यानी पल्सेस क्रॉप। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली आती है वो आती है आपके खरीफ दलहन, दूसरी आती है रबी दलहन। खरीफ दलहन की बात करें तो इसमें आता है आपके मूंग, उड़द, मोठ, चंवला और अरहर, ठीक है ना। और इनकी अगर हम खरीफ दलहन की अगर हम बात कर लें तो इसका जो अंकुरण होता है या जर्मिनेशन होता है वो आपके इपीजियल टाइप से होता है। इपीजियल टाइप को बोले तो आपके जो बीज पत्र हैं वो आपके जैसे ये पौधा है तो ऊपर की ओर आपके बीज पत्र जो है आपको दिखेंगे। अगर जब आप जर्मिनेशन अगर होते अगर आप देखेंगे ना तो आपको इसमें बीज पत्र इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें रबी की तो रबी में आता है आपके चना, राजमा, मटर और मसूर। और इसकी जो अंकुरण की बात करें तो अगर रबी दलहन है तो उसका जो अंकुरण होगा वो होगा आपके हाइपोजियल, मतलब उसके जो बीज पत्र हैं वो आपकी भूमि के नीचे रह जाएंगे। लेकिन मतलब हाइपो का मतलब ये होता है कि भूमि के नीचे, ठीक है ना। तो उसका जो बीज पत्र है, बीज पत्र वो आपकी भूमि के नीचे रह जाएगा। ये यहाँ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा है। अब यहाँ अपन अपवाद की बात कर लेते हैं। इसमें अपवाद अरहर है। अरहर अपवाद कैसे हैं कि जैसे खरीफ दलहन है उसमें पाया जाना चाहिए कौन सा जर्मिनेशन, इपीजियल, लेकिन जो अरहर है वो आपके हाइपोजियल दर्शाता है। कौन सा? हाइपोजियल जर्मिनेशन ये दर्शाता है। और अगर इधर बात करें रबी में होना चाहिए कौन सा जर्मिनेशन, हाइपोजियल, लेकिन जो राजमा है वो कौन सा दर्शाती है तो वो आपके इपीजियल दर्शाती है, इपीजियल। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है दलहनी फसलों में प्रोटीन, कि दलहनी फसलों में जो है प्रोटीन कितने % होता है। तो सबसे पहले दे रखा है चना। तो चने की बात करें तो चने में आपके जो है प्रोटीन होता है 21%। आगे है मूंग। तो मूंग की बात करें तो इसमें जो चना जो आपके प्रोटीन होता है वो होता है 25%। और बात करें अन्य की, मतलब और जो दलहनी फसलें बच गई उनमें आपके 22 से 24% के बीच में आपके जो है उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। जैसे आप 24% की बात करें तो ये आपके उड़द में पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे स्पेशल, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे अमीनो एसिड की, अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दे रखा है, लाइसिन की अधिकता। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें ना तो उसमें है कि लाइसिन की अधिकता पाई जाएगी इनमें, और कमी किसकी पाई जाएगी, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन की, ठीक है ना। अगर दलहनी फसल है तो उसमें आपके लाइसिन की तो अधिकता पाई जाएगी, लेकिन कमी किसकी पाई जाएगी, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन की, ठीक है। नोट में क्या दे रखा है, अपन ने क्या किया 3-4 पॉइंटों में अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कौन सी फसल में जो है अमीनो एसिड ज़्यादा पाया जाता है, किस में कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं खाद्यान्न फसलों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ये क्वेश्चन अभी आया FSO 2023 में कि जो खाद्यान्न जो फसलें होती है उनमें किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो उसमें लाइसिन की जो है कमी पाई जाती है। ये आपके अभी 2023 में FSO का RPSC का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। आगे देखते हैं मक्का जो होता है उसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी पाई जाती है। ये भी याद रखें कि मक्के में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की, ठीक है। एक मक्का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज जो होता है उसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अमीनो एसिड की अधिकता होती है, ठीक है ना। मक्का होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज जो होती है उसमें आपकी किस अमीनो एसिड की अधिकता पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की आपके अमीनो एसिड जो होते हैं उनकी अधिकता इसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं अंकुरित बीज, अंकुरित जो दलहनी जो सीड होते हैं उनके जो सीड होते हैं उनमें विटामिन C की अधिकता पाई जाती है, ये भी याद रखें। और सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके मूंग में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की अगर बात करें तो सभी खरीफ जो दलहन होती है, अपन ने पहले लिख दिया कि खरीफ दलहन में कौन कौन से आते हैं, तो अपन आप बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें मैंने लिख रखा है सभी खरीफ की दलहनी फसलों में टूहन जो होते हैं वो 22 होते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करें, पहले जो है पूरी जो दलहन होती है ना उनका पहले अपन क्या कि उसका जो कॉमन जो वो है करेक्टरिस्टिक्स जो होती है
विभिन्नताएं जो होती है वो अपन उसमें लिख रहे हैं पहले, और फिर सीधा ही अपन क्या कर लेंगे, प्रत्येक जो फसल है उसकी वेराइटी और कोई स्पेशल जो उसका करेक्टर है वो अपन लास्ट में लिख लेंगे। तो अपन जो है पल्सेस क्रॉप पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, तो आप देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर अब हम अपवाद की बात करें तो अपवाद है आपका कुल्थी, जिसमें टूहन पाया जाता है 24, ठीक है ना। अगर सभी जो खरीफ की जो दलहन होती है, जैसे मूंग हो गई, उड़द हो गया, चमला हो गया, अरहर हो गया, इन सभी में जो है टूहन जो पाया जाएगा गुणसूत्र वो आपके 22 पाया जाएगा। लेकिन एक अपवाद कौन सा है, कुल्थी, जिसमें 24 पाया जाता है, ठीक है। सभी रबी जो दलहनी होते हैं उसमें जो टूहन होगा वो 14 होगा। अब रबी जो होती है, रबी दलहन कौन कौन सी है, तो उसमें चना है, राजमा है, मटर है, मसूर है, ठीक है ना, इनमें 14 पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, उसका नाम है काबुली चना, जिसमें आपके टूहन 16 पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। पुष्प कर्म की अगर हम बात करें तो उसमें सभी दलहनी फसलों में जो पुष्प कर्म होता है वो होता है रेशीम, ये भी आप स्टार लगा के आप याद रख लें कि जो पुष्प कर्म होता है वो आपके रेशीम होता है दलहनी फसलों में, ठीक है। फल प्रकार की बात करें तो सभी दलहनी फसलों में जो फल प्रकार होगा वो होगा पोड या फली, तो ये भी आप याद रखें। लेकिन इसमें एक अपवाद रखें कि मूंगफली जो होती है उसमें जो है आपके लोमेंटम जो है वो आपके फल प्रकार को आप क्या कहते हैं, लोमेंटम कहते हैं, और कभी कभी उसको हम पॉड भी कह देते हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जलवायु और मृदा। अगर क्लाइमेट और सॉइल की अगर बात कर लें तो उसमें होता है खरीफ दलहन। अब कोई खरीफ दलहन है तो वो आपकी कौन सी होगी, शॉर्ट डे प्लांट, और जो रबी दलहन होगी वो कौन सी होगी, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है ना, लॉन्ग डे प्लांट होंगी। तो अपन ऐसे सीधा याद रखें कि जैसे खरीफ है तो खरीफ का मतलब है गर्मी, तो गर्मी में अपन क्या करेंगे, ज़्यादा धूप में नहीं रह सकते, तो कम में रहेंगे तो मतलब शॉर्ट रहेंगे, कम का मतलब शॉर्ट, तो गर्मी में शॉर्ट रहेंगे। और सर्दी में क्या रहेंगे, लॉन्ग, हम लॉन्ग टाइम तक बाहर रह सकते हैं धूप में, तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। तो रबी में सर्दी होती है ना, रबी की फसलें होती है वो सर्दी में होती है, तो आप सर्दी में लॉन्ग टाइम तक आप बाहर धूप में रह सकते हो। तो अपने ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि खरीफ आपकी गर्मी में होती है तो वो आपके शॉर्ट टाइम के लिए बाहर रहेंगे, और जैसे रबी जो फसल है वो आपकी सर्दी में होती है तो अपन लॉन्ग टाइम तक जो है बाहर रह सकते हैं, अपन जो है धूप सहन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक यहाँ आपका अपवाद कि राजमा जो होती है वो आपके डे नेचुरल प्लांट होता है, मतलब इसको कोई जो है धूप का कोई प्रभाव इस पर पड़ता नहीं है, तो आप इसको याद रखें। और ये C4 प्लांट भी जो है ये होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सभी दलहनी फसलें C3 पादप होती है, ठीक है, C3 प्लांट होती है भैया, याद रखें यहाँ भी, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, दलहनी फसलें लवणीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दलहनी फसलें होती है वो लवणीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब उसमें जो है थोड़ा सा भी अगर लवणीय मृदा है तो वहाँ आपकी दलहनी फसल नहीं होगी, ये करना चाहता है, ठीक है। आगे देखें, दलहनी फसल जो होती है उसमें एक मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दूं कि दलहनी फसलें होती हैं उनको पानी की आवश्यकता कम होती है, जैसे कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके कंपैरिजन में जो है इसको कम होती है, ये भी आप याद रखें बात। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि चने की फसल के लिए ढेले युक्त मृदा की आवश्यकता होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चने की फसल के लिए कौन सी मृदा चाहिए, तो ढेले युक्त मृदा उसको चाहिए, ठीक है। अब अपन एक सारणी की जो है बना रखी है आपके लिए, उसमें अपन की सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थल, बीज दर, रोग और कीट और अन्य कुछ इसकी कोई क्रियाएं होंगी वो अपन इसमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आ रहा है चना, जिसके अन्य नाम चिकपी और बंगाल ग्राम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है साइसर एरेटिनम, और उत्पत्ति स्थल की अगर हम बात करें तो वह है दक्षिण पश्चिम एशिया। बीज दर की अगर हम बात करें तो वह है 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। और इसमें जो रोग कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें रोग लगता है उकटा, और कीट कौन कौन से हैं, तो फल छेदक और कटवर्म इसमें कीट लगते हैं। और अन्य कोई क्रिया है तो वह है आपकी निपिंग। निपिंग की क्रिया अपन गांव में बहुत देखी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन उनके जो ऊपर से जो होते हैं ना टॉप्स होते हैं उसको अपन हाथों से तोड़ते हैं, तो उस क्रिया को अपन निपिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अरहर जिसे हम तुअर भी कहते हैं, और इनके अन्य नाम है रेड ग्राम और दूसरा नाम है पिजनपी। और वानस्पतिक नाम की बात करें तो उसका नाम है कजनस काजन, ठीक है ना। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वह है अफ्रीका या भारत। अगर ऑप्शन में भारत है तो भारत कर देंगे, अगर भारत नहीं तो फिर क्या करेंगे, अफ्रीका कर देंगे, ठीक है। सीड रेट की बात कर लें तो 12 से 15 kg इसकी सीड रेट होती है। और इसमें जो कीट जो रोग लगता है वो लगता है स्टेरिलिटी मोजेक, ठीक है ना। स्टेरिलिटी जो मोजेक होता है वो रोग लगता है, और इसका जो वाग होता है वो होता है माइट, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है मूंग, जिसे हम ग्रीन ग्राम कहते हैं, और इसको हम गोल्ड ग्राम भी इसका अन्य नाम से पुकार लेते हैं इसको। और इसका जो
वानस्पतिक नाम है वो है आपके विग्ना रेडिएटा। इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जो विग्ना रेडिएटा और विग्ना मूंगो में। अब इसमें मूंगो दे रखा है, लेकिन मूंगो आपके जो है मूंग का नहीं है, ये आपके उड़द का है। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट लगा के कि जैसे विग्ना मूंगो आते हैं बच्चे क्या करेंगे, मूंग का इसको करके आ जाएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे ये जो विग्ना मूंगो है ये आपकी उड़द का है, जिसे हम ब्लैक ग्राम कहते हैं। हम पढ़ रहे थे मूंग का जो वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है, ये याद रखेंगे। इसकी उत्पत्ति स्थल जो है वो भारत है। सीट रेट की बात करें तो 12 से 15 है। और इसके जो रोग लगता है पीत शिरा मोजेक रोग इसमें लगता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं उड़द, जिसे ब्लैक ग्राम कहते हैं। विग्ना मूंगो इसका वानस्पतिक नाम हो गया। उत्पत्ति भारत, और जो इसकी जो है बीज दर है वो 12 से 15 kg इसकी बीज दर हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें मोट, जिसको हम कहते हैं किडनी बीन, ये भी याद रखें। मोट को क्या कहते हैं, किडनी बीन। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है विग्ना एकांटिफोलिया। एकांटिफोलिया जो होता है इसका नाम है, और इसका जो उत्पत्ति स्थल वो भारत है। और 10 kg इसकी सीड रेट होती है, ये भी याद रखें। कई बार इसका 10 से 12 भी कर लेते हैं, ये भी याद रखें, 10 से 12 kg, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चंवला, जिसे हम कहते हैं काओपी, इसका नाम है विग्ना साइनेंसिस, और इसकी उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। और जो है बीज दर की बात करें तो वह है आपकी 20 से 25 kg। और इसमें क्या दे रखा है, अन्य में जो रखा है इसको वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किसको हम वेजिटेबल मीट कहते हैं। और एक आता पुअर मीट जो कहते हैं वो कहते हैं आपके सोयाबीन को। गरीब का जो है मीट किसे कहते हैं, वो तो है सोयाबीन, लेकिन वेजिटेबल मीट किसे कहते हैं तो वह है चंवला यानी लोबिया, ठीक है। आगे दे रखा है राजमा, जिसे कहते हैं किडनी बीन, फ्रेंच बीन, नेवल बीन। और इसका नाम है फेजियोलस वेलगेरिस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेजियोलियस वेलगेरिस, और इसकी उत्पत्ति है मैक्सिको। इसकी सीड रेट की बात करें तो वो होता है 110 से 120 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। और इसके जो अन्य जो उसमें दे रखा है पॉइंट में, वो है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये जो दलहनी फसल है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। इसको अपन 120 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया दिया जाता है इसमें, ये भी याद रखिए, क्योंकि इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती तो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी ना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं मटर, जिसे कहते हैं पी, इसका नाम है पाइसम सेटाइवम। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मेडिटेरियन रीजन है। और इसकी जो बीज दर है वो है 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। और इसमें रोग लगता है चूर्णिल आशिता, ठीक है ना। आगे देखते हैं मसूर को कहते हैं लेंस एस्कुलेंटा। और इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वह है मेडिटेरियन रीजन। और इसकी जो सीड रेट की बात करें तो वह है 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। या आप याद सकते हैं सभी दलहनी की जो सीड रेट क्या है, उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है, इंपॉर्टेंट उसके जो क्या क्या उसमें टॉपिक दे रखे। तो आप इस सारणी के माध्यम से अपन ने सारा देख लिया है। आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपन नोट में क्या दे रखा है वो देख रहे हैं। सभी खरीफ दलहनी फसलों का उत्पत्ति स्थल भारत है। जो खरीफ दलहन होती है उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है, लेकिन एक अपवाद है, वो कौन सा है, चंवला, जिसे हम लोबिया कहते हैं, उसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। इसे अपन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, और आप इसको एक बार या 2 बार देखोगे तो आपको मस्त याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दलहनी फसलों में उर्वरक, अगर बेसल डोज की अगर हम बात करें तो उसमें जो उर्वरक रखा जाता है, या जैसे उसका जो जीवन जो है उसका पीरियड है, उसमें अगर हम उर्वरक की बात करें तो वो रखेंगे कि 1:2:1 NPK। अगर कोई दलहन फसल है तो उसमें अपन क्या रखेंगे, फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो उर्वरक है उसकी मात्रा रखेंगे 1 अनुपात में, नाइट्रोजन रखेंगे 1 अनुपात में, और फास्फोरस रखेंगे 2 अनुपात में, और पोटेशियम रखेंगे 1 अनुपात में। तो ये दलहनी फसलों के लिए आपके उर्वरक का जो है रेशो है, ठीक है। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन में क्या दे रखा है, दलहनी फसलों में मुख्यतः 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्रांतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है इसमें, तो पहली क्रांतिक अवस्था पुष्पन के समय, दूसरी फली या पोड़ बनते समय। लेकिन एक अपवाद है, वो कौन सा है, चना, जिसमें पुष्पन के से पहले क्या करते हैं, इरिगेशन इसमें कर लेते हैं। अब पुष्पन के समय इसमें इरिगेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर पुष्पन के समय अपन इसमें इरिगेशन करेंगे ना तो वह पुष्प आपके जो गिर जाएंगे और वहाँ जो है आपके पोड़ नहीं बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं कटाई सूचकांक, जिसे हम कहते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स, और वह क्या क्या होती है। दलहनी फसलों के लिए जो हार्वेस्ट जो इंडेक्स होती है वो 20 से 30 होती है। परसेंटेज में आए तो ये हो जाएगी, लेकिन कभी ये आ जाए तो ये आएगी, जैसे अगर डिजिट में दे दें ना तो ये आ जाएगी। 0.20 से 0.30 इसका जो है हार्वेस्ट इंडेक्स होगी। और न्यूनतम जो होती है वो होती है अरहर की, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना,
ठीक है। आगे देखते हैं सर्वाधिक हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसकी होती है। तो चारे वाली फसलें होती है उसकी जो हार्वेस्ट इंडेक्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और 100 होती है, ठीक है। और आलू की अगर बात करें तो आलू की आपकी 82% जो है आपकी क्या होती है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है, ठीक है। अब इस 100% को अपन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1, ठीक है। अगर हम वीड मैनेजमेंट की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन की, तो इसमें कौन कौन से खरपतवार नाशी यूज होती है। तो उसमें पहला दे रखा है फ्लूक्लोरेलिन, जो इसका यूज होगा आपके PPI मतलब बुआई से पहले, और इसकी जो मात्रा रखी जाएगी वो रखी जाएगी 0.75 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर इसकी जो है मात्रा रखी जाएगी। फ्लूक्लोरेलिन जिसको हम बासालिन भी अपन कह देते हैं। आगे देखते हैं पेंडामेथालिन, जो आपके PE यानी पोस्ट इमरजेंसी यूज होगा, मतलब बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले इसका यूज करेंगे, और इसकी मात्रा भी वही है 0.75 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा रख लेंगे। आगे देखते हैं केवेजेलोकोप, एक आपके खरपतवार नाशी है जिसका यूज करेंगे आप पोस्ट इमरजेंसी पर यानी अंकुरण के बाद, और इसकी मात्रा रखेंगे 0.05 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आगे बात करें तो उसमें दे रखा क्लेडेनोकॉप, जिसकी आपका यूज करेंगे पोस्ट इमरजेंसी पे, और इसकी जो मात्रा रखेंगे 0.06 kg प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा अपन रख लेते हैं। तो ये था आपके खरपतवार प्रबंधन। अगर आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनमें अगर खरपतवार हो जाते हैं तो इसमें सभी का यूज इसमें अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में दे रखा है नोट, उसमें क्या क्या दे रखा है देखते हैं। सभी दलहनी फसलों में छाछा रोग हो जाता है। अगर पाउडर मिल्ड्यू का नियंत्रण अगर हमको करना है तो उसमें यूज करेंगे पहला गंधक यानी सल्फर का चूर्ण 25 kg प्रति हेक्टेयर का बुरकाव हम उस खेत में कर देंगे, तो उसमें अपन नियंत्रण कर सकते हैं पाउडर मिल्ड्यू। अगर ये नहीं है तो दूसरा यूज करते हैं 0.3% का केराथिन का यूज भी अपन उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे दे रखा है दलहनी फसलों में पीलिया रोग नियंत्रण के लिए, अगर पीलिया रोग हो गया अगर दलहनी फसलों में तो उसका नियंत्रण करेंगे तो उसमें फेरस सल्फेट 0.5% का अपन इसमें यूज कर लेंगे, ये भी आप याद रखें, ठीक है। अब अपन क्या है कि इसकी जो जनरल जानकारी थी वो तो अपन कर लिए हैं ऊपर। अब अपन इसकी वैरायटी देख लेंगे, प्रत्येक जो है क्या नाम उसका फसल का जो है वैरायटी क्या क्या हो सकती है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है मूंग की अगर हम बात करें तो मूंग में जो वैरायटी दे रखी है वो दे रखी है आपकी पहली पूसा बैसाखी, और पूसा बैसाखी का अपन कह सकते हैं T44, इसका नाम जो दे रखा है वो है आपका, ठीक है, अपन देख लेते हैं T44। और जो किसके संगठन से बनी है ये तो ये बनी है T1 और T49 के जो है संगठन से बनी है, विकसित हुई है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। और विकसित किसने की है, IARI ने इसको विकसित किया 1998 में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थी आपकी T44 पूसा बैसाखी वैरायटी, आप याद रखेंगे, इसका संगठन भी अपन याद रखेंगे, और किसने निकाली और कब निकाली ये भी अपन इसमें आपको बता दिए। आगे आ रही SML 668, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, ARO 2022 में भी ये हाल ही में क्वेश्चन आएगा। SML 668 किसकी वैरायटी है, तो आपको पता है किसकी वैरायटी है, तो ये आपकी मूंग की वैरायटी है। ये PAU लुधियाना जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसको निकाली है। शुष्क खेती व जायद व खरीफ के लिए उपयुक्त है, ये भी याद रखें। SML 668 जो है वैरायटी वो आप इसके फीचर देख सकते हैं। आज देखते हैं थर्ड आ रहा है K851 जो वैरायटी है 851 एक वैरायटी है। तो इसकी जो क्या क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है दाना मोटा होता है, चमकीला होता है, और ये जो है 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट जो है फीचर है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ गंगा पस्ट, जिसको हम कह सकते हैं जमनोत्री, और एक है गंगा 8 जिसको कहते हैं गंगोत्री। ये भी क्या है, किसकी वैरायटी है, ये आपके मूंग की वैरायटी है। तो आपको कभी आ जाएगी जमनोत्री और गंगोत्री किसकी वैरायटी है, तो ये बेटा मूंग की वैरायटी है। आगे देखते हैं S9 किसकी वैरायटी है, तो ये भी मूंग की है, और ये देरी से बुआई हेतु उपयुक्त है। आगे देखते हैं शीला, सुनैना, मोहिनी, जिसे S8 भी कहते हैं, वर्षा, ये किसकी वैरायटियाँ हैं, तो ये भी क्या है, मूंग की वैरायटियाँ हैं। कभी एक झुंड में आ जाती है कि शीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा किसकी वैरायटियाँ हैं, तो ये आप करेंगे मूंग की वैरायटियाँ हैं। आगे देखते हैं RMG 344 जिसे हम धन्नु कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि RMG 344 जिसे धन्नु कहते हैं किसकी वैरायटी है, तो ये मूंग की वैरायटी है। और दुलिया भी किसकी वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग के लिए मूंग की किस्म कौन सी है, तो वह है पूसा बैसाखी।
जिसको अपन क्या कह देते हैं, T44 को हम कह देते हैं। ठीक है साहब, आगे देखते हैं उड़द की उन्नत किस्में। तो उड़द में आता है सबसे पहले बरखा, ये कई बार पूछा गया है। बरखा आपके सुपरवाइज़र 2012 में भी आया था कि बरखा किसकी वैरायटी है, तो आप करेंगे आपके ब्लैक ग्राम यानी उड़द की ये वैरायटी है। आगे देखते हैं कृष्णा, T9, पंत, U19, IPU 2000, ये किसकी वैरायटियाँ हैं, ये उड़द की आपकी वैरायटियाँ हैं। आगे देखते हैं मोहट। मोहट में जो पहली किस्म आ रही है वो आ रही है RMO 40, कई बार पूछी गई है कि RMO 40 किसकी वैरायटी है, तो ये वैरायटी है आपके मोहट की। RMO, कभी RMO आते ही समझना चाहिए कि ये किसकी वैरायटी है, मोहट की वैरायटी है। तो इसकी क्या विशेषता, सूखा सहनशील किस्म है आपके RMO 40। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी जड़िया, फिर है ज्वाला, फिर है मरुवरदान, फिर है मरुबहार, फिर है IPCMO 912, जिसको हम कहते हैं विकास। ये सारी जो वैरायटियाँ हैं ये आपके मोट की है, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट रखो आप याद, मरुवरदान और मरुबहार। और एक आप जड़िया ज्वाला तो को पता ही है RMO, तो अगर किसी वैरायटी के आगे अगर RMO लग रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी वैरायटी है, वो आपके मोट की वैरायटी है। और जड़िया ज्वाला तो फेमस वैरायटी है, तो किसकी है, तो आपकी किसकी वैरायटी है, आपके मोट की हो गई। ठीक है, आगे देख रहे हैं, आगे की जो किस्म दे रखी है वह किस्म क्या है, आपकी जो क्रॉप है वह है चंवला, जिसे हम लोबिया कहते हैं। उसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो वह है आपकी पहली पूसा फाल्गुनी। आप इसको यह इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है चंवला से। तो उसमें पहली जो वैरायटी है वह है पूसा फाल्गुनी, दूसरी है आपकी पूसा बरसाती, तीसरी है पूसा दो फसली, चौथी है काशी गौरी, पाँचवीं है दुर्गा क्रांति, छठी है पूसा कोमल, सातवीं है पूसा ऋतुराज, आठवीं है सिरसा टेन, नवीं है रश्मि जाइंट। तो ये सारी जो वैरायटियाँ हैं ये आपके चंवले की है, चंवला जिसे हम बोलते हैं लोबिया। ठीक है, लोबिया की ये वैरायटियाँ हैं, आप याद रखेंगे। सारी वैरायटियाँ आपको मैंने बता दी है। आगे देखते हैं मसूर की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो उसमें आता है आपके सपना, गरिमा, प्रिया, शिवालिका, IPL 81, मल्लिका। ठीक है ना, तो ये आपके जो सारी वैरायटियाँ हैं ये आपके मसूर की है, ये भी याद रखें। अब यहाँ एक बात आपको मैं ये बताता चलता हूँ यहाँ कि जो मल्लिका है ये क्वेश्चन आया हुआ है मल्लिका, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसमें ग्राउंड नट किसको माना था, मसूर इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो ग्राउंड नट ये ARO 2014 में क्वेश्चन आया कि मल्लिका किसकी वैरायटी है। अब वैसे ये मल्लिका जो है ये आम की वैरायटी भी है, आपको पता है ना, हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे आप, अपन आगे पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, जिसमें पढ़ाऊँगा कि जो मल्लिका है ये आपके हॉर्टिकल्चर में किसकी वैरायटी है, आम की है। मल्लिका आपके यहाँ किसकी दे रखी है, मसूर की। और मल्लिका क्वेश्चन पूछा गया ARO 2014 में, तो किसका माना, ग्राउंड नट। तो ऐसे क्या है कि आप लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे देख रहे हैं अपन मटर की वैरायटियाँ, वो कौन कौन सी है। उसमें दो इसमें है, एक तो होता है गार्डन पी और एक होता है आपके फील्ड पी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें गार्डन पी की उन्नत किस्में। अब गार्डन पी की क्या पहचान है कि ये गार्डन पी है, तो उसमें क्या है कि फ्लावर जो है आपके वाइट आएंगे। ठीक है ना, ये याद रखिए, गार्डन पी में जो है फ्लावर जो है वाइट आएंगे, आप देखोगे। ठीक है, अब इसी कौन कौन सी वैरायटी हैं, तो उसमें आता है आपके अर्केल, दूसरा है हरा बोना, फिर है बोनविले, फिर है मीटियोर, फिर है साल्विया। अब साल्विया की जो विशेषता है वो संपूर्ण फली खाने योग्य होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, इंपॉर्टेंट लगाओ भाई इसको, इंपॉर्टेंट लगाओ कि साल्विया जो वैरायटी है गार्डन पी की जो वैरायटी होती है उसकी जो संपूर्ण फली है उसको अपन खा सकते हैं। ठीक है साहब, अर्काजीत पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म ये होती है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हरभजन, सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है ये गार्डन पी की। और फिर है आपके पंत उपहार, तो ये भी किसकी वैरायटी है, पंत उपहार भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी किसकी है, आपके मटर की वैरायटी है जो कि गार्डन पी की वैरायटी है। आगे देखते हैं फील्ड पी, जिसे कहते हैं आपके फील्ड पी होता है, उसकी उन्नत किस्में क्या होती है वो देखते हैं। तो पहला आता है आपके अर्पणा, जिसको HFP4 कहते हैं, ये एक बोनी किस्म है। दूसरी है रचना, फिर है सपना, फिर है स्वाति, फिर है हंस। ये सारी जो वैरायटियाँ हैं ये आपकी फील्ड पी की वैरायटी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आ रहा है आपके चने की उन्नत किस्में। तो चने की उन्नत किस्में देखें तो इसमें पहली आ रही है आपकी अवरोधी, फिर है RSG 888 जिसे अनुभव कहते हैं, फिर आ रहा अनुभव क्या वरदान, और फिर आ रहा अरुणा जिसे हम RSG 902 कहते हैं, फिर आ रहा मरुदर जिसे GNG 1958 अपन कहते हैं, फिर आया पूसा 256। ये क्वेश्चन है आपके आया था अभी किसका हुआ था एग्ज़ाम, अभी हुआ था आपके AA का 2022 में हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया कि पूसा 256 किसकी वैरायटी है, तो ये आपके
चने की। फिर है दाहोद येलो, ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया, ये तो CET में आया था, CET जो हुई थी ना अभी 2022 में, उसमें पूछा गया कि दाहोद येलो किसकी वैरायटी है, तो ये आपके चने की होती है। अर्पणा प्रथम हरे दाने वाली किस्म थी अर्पणा, फिर है सम्राट, फिर है गणगौर, फिर है उदय। तो ये सारी जो वैरायटियाँ हैं वो किसकी है, आपके चने की है। तो इसमें 2 वैरायटियाँ और है, वो है प्रगति और राधे। ये तो थे आपके चने की उन्नत किस्में। अब इसमें एक और है कि काबुली चने की वैरायटियाँ कौन कौन सी है, तो उसमें आता है गौरव, गिरनियार और सदाबहार। ये आप 3 वैरायटियाँ याद रखें काबुली चने में, जिसका 2 जो अगर बात करें तो वो होता है आपके 16। ठीक है, आगे देखते हैं। चने की उकटा रोग रोधी किस्में कौन कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट करके लिखें, क्वेश्चन आता है। तो उसमें आता है अवरोधी, विकास और वरदान, जो वैरायटियाँ हैं ये आपके उकटा रोग रोधी किस्में हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, आगे देखते हैं अरहर की उन्नत किस्में। तो उसमें पहले आ रही है प्रभात, जल्दी पकने वाली किस्म है ये अरहर की, जो है जल्दी पकने वाली किस्म, जो कि 110 से 120 दिन के मध्य पक जाती है, उसका नाम है आपके प्रभात। और दूसरी है UPS 120, ये किसकी वैरायटी है, तो ये वैरायटी आपके अरहर की है। ICPH8 प्रथम हाइब्रिड, जो कि इक्री सेट से निकली 1972 में और हैदराबाद से विकसित हुई है ये भी याद रखें। ठीक है ना, सॉरी इक्री सेट जो है वो बना था 1972 में। ये जो फसल है या सॉरी ये जो वैरायटी है 1991 में जो है विकसित हुई थी आपकी इक्री सेट से, लेकिन जो 1972 में जो है इक्री सेट का जो है आपके स्थापना हुई थी, ये याद रखना आप। ठीक है ना, और ये वैरायटी जो विकसित हुई वो 1991 में हुई थी, है ना, ये आप इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें। ठीक है, आगे दे रखा है आपके अरहर में वैरायटी, वो है शारदा, बसंत, पारस, मुक्ता और पूसन 9। तो ये आपके अरहर में आप याद रख लें कि ये वैरायटियाँ हैं, और आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ये याद हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं नोट में क्या क्या लिखा रहा है। पल्स, या जो पल्स शब्द है वो किस भाषा का है, तो वह पुर्तगाली भाषा का है, ये भी याद रखें आप। लेग्यूम शब्द किस भाषा का, तो वो लैटिन भाषा का ये शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष कब आता है, 2016 में आता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, मुझे एक बात यहाँ याद आ रही है कि जो अभी 2023 का जो डाटा है उसमें दलहन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो आप याद रखेंगे राजस्थान। क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि दलहन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो किसका है, राजस्थान, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। दलहनी फसलों में सर्वप्रथम संकरण किस्म अरहर में विकसित किया गया और उसका नाम था ICPH8 और ये इक्री सेट हैदराबाद में विकसित हुई 1991 में, ये याद रखो। ठीक है ना, मैंने ऊपर बता दिया आपको कि इक्री सेट जो संस्थान है वो तो बना था 1972 में, लेकिन जो ये जो वैरायटी ये विकसित हुई 1991 में, ये याद रखना आप, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना आपने को। ठीक है ना, चने की पत्तियों में मेलिक एसिड 69% पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड आपके 4% पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चने की जो पत्तियाँ होती है, सबसे पहले तो यही याद रखो कि चने की पत्तियों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो मेलिक एसिड पाया जाता है और एक जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो अपन क्या करेंगे, मेलिक एसिड उसका राइट आंसर अपन उस पर मान लेंगे। ठीक है, चने का कटवर्म एक कीट होता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एग्रोटिस एपिसिलोन, आप याद रखेंगे, ये आपके कटवर्म का नाम है। नियंत्रण किससे करेंगे इस कीट का, तो वो करेंगे NPV, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इससे अपन इसका क्या है नियंत्रित कर लेंगे कटवर्म को। ठीक है, आगे देखिए मटर में पाउडरी मिल्ड्यू चूर्णिल आसिता रोग, जो कि फफूंद से होता है, वो आपकी किससे होता है, तो होता है एरोसाइपी पॉलीगोनी से ये रोग होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, फफूंद का नाम ही। आगे देखिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, आपकी जो पाउडरी मिल्ड्यू है या चूर्णिल आसिता है, इसके जो प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो वो है रचना, ये भी याद रखें कि मटर की कौन सी जो किस्म है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी रचना। ठीक है, आगे देखते हैं। दलहनी फसलों में सर्वाधिक मिथ्योनिन एसिड किस में पाया जाता है, मतलब दलहनी फसल होती है ना, उसमें आपकी मिथ्योनिन एसिड पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके चावले में यानी लोबिया में। आगे देखते हैं मटर की उकटारोधी किस्म कौन सी है, तो वो है अलास्का, ये भी आप याद रखेंगे, अलास्का जो है उकटारोधी किस्म है मटर की। आगे देखते हैं सर्वाधिक फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, तो सर्वाधिक फॉस्फोरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उड़द में। और मूंग की जो के 851 वेराइटी है, आगे देखते हैं मूंग की 851 किस्म कितने दिनों में पक जाती है, तो वो पक जाती है आपके 70 से 80 दिनों में, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख सकते हैं। ठीक है ना, उड़द में चीती जीवाणु रोग की रोकथाम हेतु रसायन काम में लेते हैं, उसका नाम है
एग्रीमाइसिन, ये भी आप इम्पोर्टेंट करके लिख लें कि जैसे उड़द है उसमें अगर आपकी चीटी जीवाणु रोग हो जाता है तो उसके रोकथाम के लिए किस रसायन का यूज करेंगे, तो वो करेंगे आपके एग्रीमाइसिन का। तो ये थे आपके आज दलहनी क्रॉप्स। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। धन्यवाद।